नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट और हमारे यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव। ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। हम इनसे बात करेंगे इस समय जो सबसे बड़ा दानव समाज में इस समय फैला हुआ है जातिवाद का। सर, इस पे आप क्या कहेंगे जिससे जातिवाद हावी है हमारे देश में और अपने चंगुल में लेकर जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको हथियार के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमारे देश की दशा और दिशा कहां तक जाएगी? देखिए, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को हमारा प्रणाम। और रही सवाल जात व्यवस्था की, जात वाला मामला, तो इसमें देश जब गुलाम था तो बड़ा मेहनत से आजाद हुआ और आजादी की लड़ाई में कोई जात पात चला था? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने मिल करके बड़ी मजबूती से इस तानाशाही हुकूमत का विरोध किया था, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। उसमें हजारों लोगों को कुर्बानियां देना पड़ा। क्या वो किसी जात विशेष के थे? सब लोग थे। सबको मिलजुल कर हिंदुस्तान है, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख एकता का पहचान होना चाहिए और सबको अपना मेहनत करके अपने बल पर तरक्की और प्रोग्रेस करना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी, जिस सब आप आज़ादी की बात किए हैं, देश की लड़ाई की बात किए हैं, तो एक चीज मैं देखूंगा कि जिस तरह से भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर एक जो मूवमेंट चल रहा था, उस समय हो सकता था कि 1919 या 1917 में ही हमारे देश की कुछ निर्णायक स्थिति बन सकती थी। लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, अब पूरे देश में उनका विरोध हुआ। उस समय एक बहुत बड़े नेता का पूरे भारतीय स्तर पर विरोध होना, फिर उसके बाद से जब उन सारे लोगों का झुकाव जब महात्मा गांधी की तरफ हुआ और महात्मा गांधी का विचार जब समझ में आया कि क्यों महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया है, तो सारे लोग महात्मा गांधी के साथ फिर जुड़ गए। मैं एक चीज कहता हूं कि जिस तरह से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, इतने बड़े स्तर पे हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग जिस तरह से आजादी की लड़ाई में भाग लिए, तो उस समय उस देश की स्थिति ये थी कि सारे लोग एक साथ थे। उस समय भारतीय थे जब हम गुलाम थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय हम गुलाम थे उस समय भारतीय थे और आज आजाद हुए तो हिंदू मुसलमान बन गए हैं। कहां तक इस पर राय आपकी है? नहीं, वही सही था। हम लोग भारतीय थे और उसमें सब धर्म और विचारधारा के लोग आ रहे थे, लेकिन बाद में कई तरह के मामले आए और इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भेदभाव करना शुरू किया, जिसके बल पर लोग वर्गीकृत होते गए। नहीं तो सही और इंसानियत और मानवता के सबसे पहले हम इंसान हैं, मानव हैं और मानवता और इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, भाईचारा कायम रहे। नेताजी, आप एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे कुशीनगर जिले के पडौना विधानसभा में और उस समय एक सम्मानजनक आपने मत प्राप्त किया था, लेकिन अचानक उसके बाद से आप इतने अनुपस्थित क्यों हो गए राजनीति से? देखिए, हम कहीं अनुपस्थित नहीं हुए। हम लोग शुरू से एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी के साथ थे और उस समय कुछ भावनाएं हमारा विचलित हो गया और हम चुनाव लड़े थे पीस पार्टी से। लोगों ने सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया, फिर हम समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों का सुख दुख हर संभव हमसे जो हो सके हम करें। लोगों के बीच पहुंचते हैं, जाते हैं। जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी नेतृत्व भी इस बात को देख रहा है, सुन रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अवसर जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस पार्टी में आप रहते हुए जो चुनाव लड़ा था और जिस तरह का मत आपने प्राप्त किया था, जितने लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया था, तो आपकी तो दावेदारी बनती है कि फिर से आप जहां भी रहें फिर से आपको मैदान में आना चाहिए। या तो फिर उतने जितने लोग आपके ऊपर भरोसा किए, आपके ऊपर उम्मीद लगाए, या तो उन लोगों के साथ आपने गलत किया कि दोबारा मैदान में आप नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम किसी के साथ गलत नहीं किए। हमारे साथ सब लोग बड़ी मजबूती से लगे थे और सब मेहनत कर रहे थे। जो लोग हमारे साथ इलेक्शन में मजबूती से थे, कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी कितना ही इमरजेंसी पड़ता है, कोई भी बात हो, मैं हमेशा हर संभव उनके साथ रहता हूँ। पूरा पडौना विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, घर है। मैं तो जब कुछ नहीं था तो 2000 में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गया था जटाना बाजार में, बिशनपुरा विकास खंड में। वहाँ के लोगों ने हमको आज से 26 साल पहले जिला पंचायत सदस्य बना दिया। मेरी पत्नी यहाँ लड़ी थी पडौना बेल्ट से, इसमें भी एक रिकॉर्ड वोट से लोग जिताए। लोगों का स्नेह और प्रेम रहता है, क्योंकि इस समय राजनीति का एक दूसरा ट्रेंड चल गया है। इस समय पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जिस पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं। उस समय से जो
निर्णय होगा देखा जाएगा। मतलब पार्टी नेतृत्व पे आपको उम्मीद है पूरा। ये 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? पूरा संभावना है। जो अब पार्टी का मानक है, जैसे मान लीजिए 22 का जो चुनाव बीता, उसके बाद से सबसे ज्यादा जिले में जो प्रत्याशी लोग लड़े थे, जो पार्टी के प्रारंभिक सदस्यता शुल्क होता है, सबसे उसमें उस जो सबसे ज़्यादा 10 लोगों का नाम है उसमें मेरा है, मैंने दिया। जो भी पार्टी ने अभी पार्टी ने SIR मामलों में नेबुआ नौरंगिया का प्रभारी बनाया था, बढ़िया संतोषजनक काम हुआ। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होता है उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ। और पूरे विधानसभा में एक बात आपको मजबूती से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जाएंगे मुन्ना यादव का नाम किसी से पूछेंगे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। हमने किसी से भेदभाव और अनर्गल बातें किसी से नहीं किया, सबसे भाईचारा बना करके रहने। नहीं, ये तो है कि आपका हर समाज में आपका पकड़ अच्छा है। हाँ, हर ये तो मैं देखा हूँ, चूंकि आप हमारे जिले से संबंधित है, आप हमारे जिले के रहने वाले हैं और हमारे विधानसभा के रहने वाले हैं और हम आपके विधानसभा के रहने वाले हैं। ये तो है कि समाज में हर वर्ग में आपका अच्छा पकड़ है, अच्छे लोगों से आपका सबका संबंध अच्छा है। आपने SIR की बात किया है, अभी उत्तर प्रदेश में जो SIR हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें वोट का गड़बड़ झाला हो रहा है या OBC जातियों का वोट काटा जा रहा है? काटने का पूरा कुचक्र किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब SIR प्रक्रिया चल रही थी और जब उसका लास्ट डेट पास में था, उस समय प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का स्पष्ट बयान आया कि वोटर लिस्ट में हमारे कार्यकर्ता 100 से 200 लोगों का वोट हर बूथ पर बढ़ाने का काम करें। हम कह रहे हैं जब प्रक्रिया फाइनल हो गई थी तो 100-200 देखे कि नहीं बढ़ रहा है, तो अब उसके एवज में नहीं हो पाए तो उसके एवज में वोट काटने का कुछ चक्र किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस पर तत्पर हैं और पूरे प्रदेश में सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश है, सब लोग निगरानी से देख रहे हैं। कोई भी स्थिति गड़बड़ होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो भी लड़ाई होगा उसके लिए आर पार लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार, सब लोग तैयार हैं। अभी कई मामले हमारे सामने आए हैं कि जैसे मान लीजिए SIR हुआ, उसका समय सीमा तय किया गया था दिसंबर में, उसके बाद से जनवरी में कुछ समय दिया गया, फिर उसके बाद से SIR का जो नोटिस आया हुआ है, जो 2003 के लिस्ट में जो अपना नाम दिए हैं उनका तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद सारी सूचनाएं सही सबमिट करने के बाद भी अभी फिर से उनके ऊपर नोटिस आ गया है कि आपका नाम स्पष्ट नहीं है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि वोट को अधिक से अधिक काट दिया जाए, जो समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं के वोट है उसको काट। लेकिन हम आपको फिर मजबूती से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता या पार्टी नेतृत्व कहीं भी इसमें पीछे नहीं हटेगा और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ करके, इसलिए कि अपना विधानसभा चुनाव 27 में है, अभी साल भर का समय है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी समाजवादी पार्टी अपने स्तर से नहीं होने देगी। अच्छा, SIR में एक सबसे बड़ी समस्या जानते हैं इस समय, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ UP का है, ठीक, अगर वह शादी बंगाल में कर लिया है, वह महिला बंगाल से आई हुई है, आपको 2003 का लिस्ट चाहिए यहाँ उत्तर प्रदेश में SIR में, लेकिन 2003 में लिस्ट तभी होगा जब वहाँ 2003 में चुनाव हुआ होगा। अगर बंगाल का व्यक्ति, अगर कोई महिला है, अगर वो मायके से 2003 में अगर वहाँ चुनाव नहीं हुआ होगा तो वहाँ लिस्ट नहीं मिलेगा। तो 2003 का अगर वो लिस्ट नहीं दे पाती है तो फिर उसके साथ क्या होगा? कौन सा विकल्प है उसके लिए? उसके लिए विकल्प, हर चीज़, हर पहलू विकल्प बना है, उसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करके बता दिया जाएगा क्या उसके बारे में हो सकता है। ये तो टिपिकल सवाल आपका है कि 2003 में चुनाव न हुआ हो, लेकिन नियर अबाउट 1 में 2 में कभी तो हुआ होगा, नाम तो उसका होना चाहिए 3 के लिस्ट में जी। जैसे चुनाव मान लीजिए पंचायत का है तो उसमें नहीं हो पाया तो विधानसभा को उसमें रहना चाहिए। उसके बाद का अगर चुनाव में अगर उसका वोटर लिस्ट में वहाँ उससे मायके में अगर नाम है लेकिन वो नहीं लिया जा रहा है, नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस पर भी अभी बिहार में SIR हुआ है। अभी ऐसा तो नहीं है कि SIR ये अल्पसंख्यक समाज का वोट काटने का या मतलब ये गैर BJP का जो वोट है उसको प्रभावित करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है SIR। देखिए उनकी मंशा जो भी हो, आज तो मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। ठीक है,
वो पूरी षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, पूरी लोगों के साथ जाते हो रहे, कितने स्तर से जो भी स्तर वोट काट दिया जाए समाजवादी विचारधाराओं के, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोग उसको कटने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ा जाएगा। और अंतिम आते आते हुए साल भर चुनाव, बिहार चुनाव में इनको लाभ मिल गया, इसलिए कि उसी समय चुनाव के समय सब हल्ला हुआ, सब लोग समझ नहीं पाए और उनको एक बेईमानी का वो रास्ता था, दूसरा बेईमानी का पार्टी कर रहे थे, तो उनको लाभ मिल गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में चाहे और जो भी चुनाव हो रहे हैं इसमें उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। नेताजी, SIR पे अगर चर्चा चल रही है तो बिहार में मैं ग्राउंड पे था इलेक्शन में, और इलेक्शन पीरियड में वहां पे SIR चल रहा था और वहां पब्लिक में SIR कोई मुद्दा नहीं था, ठीक, क्योंकि वहां पे BLO किसी भी मतदाता को मालूम भी नहीं है, उसका फॉर्म भर के जमा कर दिया है BLO ने, वहां किसी का वोट लगभग कटा नहीं है। अगर कोई आपके पहचान का हो बिहार में, चाहे ये मुस्लिम बहुल जो एरिया है किशनगंज, कटिहार वगैरह, वहां अगर किसी से आप पूछेंगे तो किसी का वोट कटा नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग जब दिल्ली से फरमान जारी किए तो मुसलमान वहां अपना 10 डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया, ठीक। अब एक तरफ मैं देखा कि राहुल गांधी पूरे बिहार में SIR पूरे चुनाव पीरियड में करते रह गए, ठीक। अब पब्लिक में वहां देखा गया तो SIR कोई मुद्दा नहीं था। मैं हालांकि कई जगह लोगों से मिला था तो लोगों से मैं पूछता था कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं, तो हाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है, तो नीतीश को हटना चाहिए ना, नहीं नीतीश को नहीं हटना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नीतीश को नहीं हटना चाहिए, ये क्या है। अब दूसरी बात, एक तरफ SIR राहुल गांधी पूरा चिल्लाते रह गए, इलेक्शन पीरियड में वहां SIR हुआ, बहुत बड़ा मैटर नहीं था वह। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करता है, आचार संहिता लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ लागू है और वहीं पे उसके बाद से सरकार स्कीम लेके आती है। क्या आपके हिसाब से सही लग रहा है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो उस समय महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजने वाली जो स्कीम लाई गई, ये वोट देने का या वोट के लिए जो ऐसे हाथ से हम किसी को साड़ी या पैसा दे रहे हैं तो उसके जगह पर हम सरकारी तरीके से उसके खाते में दे रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई ना, वोट के लिए पैसा, ये कहां तक सही है। देखिए नीतीश जी वहाँ 20 साल से मुख्यमंत्री थे हैं जी, तो उनको समय पर अगर कोई काम करना समय पर करना चाहिए। ये देश संविधान चलता है जी, और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से किसी को कोई भी धनराशि दिया जाए, किसी परियोजनाओं की स्वीकृति दिया जाए तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है जी। और इस देश के जो व्यवस्था है उसमें आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों को दोषी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे लोग मिले हुए, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन से लेकर के सारे लोग मिले थे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उसका मुकाबला कर रहे थे और उनके खिलाफ कितने लोग, तो इसका एक समूह था। जो भी काम उनको करना समझ करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में प्रलोभन देना ये अच्छी बात नहीं है। जो आप बोल रहे थे कि नीतीश को नहीं हटना चाहिए, पब्लिक में था ही जी, इसलिए था कि उसको 10-10 हजार रुपया हर परिवार को दिए, वो लोग खुश थे कि हमको 10,000 रुपया मिल गया। महिलाओं के खाते में हर फ्राइडे को 10,000 रुपया आप भेज रहे हैं। 2 लाख महिलाओं के खाते में, 2 लाख खाते में आप भेज रहे हैं हर शुक्रवार को, ठीक। पेंशन जो वृद्धावस्था था वह आप 400 से 1100 बढ़ा दिए, बिजली बिल माफ कर दिए। क्या ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के लिए मात्र ये था कि भाई चुनाव हमको किसी से वोट लेना चाहिए? इलेक्शन कमीशन वहां पे क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से मिल करके काम कर रहा है। उसके बारे में बताए किए हैं कि अब एक समाजवादी पार्टी इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यालय में झंडा लगा लेना चाहिए। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, इसका उसका प्रूफ पार्टी देती। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, आप बताइए। मतलब आपका आरोप है कि चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा था? चुनाव आयोग जितना हो सकता है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी तो चुनाव आयोग के वजह से सब हो रहा है। चुनाव आयोग को संग भी हमारे बीकापुर फैजाबाद में जो अवधेश प्रसाद जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने गए थे, उनकी जो रिक्त थी
वो चुनाव हुआ, उस तरह से चुनाव होता है। बैलेट पेपर को लूट दिया गया, लोगों को 1-1 किलोमीटर दूर आने नहीं दिया जाता, गाड़ियाँ रोक दिया जाता। मतलब एक ब्रिटिश हुकूमत भी फेल हो गया था। तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जी। उसने चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लिया। सेपरेशन ऑफ पावर भारत में है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये सारे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। किसी पे किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब एक जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, क्या अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका और ये ईडी सब पर ये सरकार का कंट्रोल हो चुका है? अब देखिए, अभी हम आपके आने से कुछ दिन पहले मोबाइल देख रहे थे, तो उसमें आया कि राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से 23 सीटें खाली हो रही है फरवरी में जी। और उस 23 सीटों में एक गगोई साहब थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी, उनका भी है। तो आप जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे वो हटे उनको राज्यसभा बना दे, बाकी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता दौड़ रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये स्थिति है देश में। जो जिसके लिए काम कर दे वही बढ़िया है। ठीक बिहार की तरह से आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो एक चीज देखेंगे कि बंगाल नहीं, ये महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हमेशा से एक साथ होते आया है। पिछली बार, अभी जो इसके पहले जो हरियाणा की जो सरकार चल रही है, तो हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा का चुनाव करा दिया गया और महाराष्ट्र की चुनाव रोक दिया गया और 3 महीने तक वहां मैया बहन योजना में पैसा भेजा गया महिलाओं के खाते में दबा के, और उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप चुनाव कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो जा रहा है ना कि ऐसा नहीं ना है कि ये, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि जो ये 3 महीने तक ये जो मैया बहन योजना बनाई गई, चलाई गई सरकार की तरफ से, और उस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया, तो क्या ऐसा लग रहा है मुझे, या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार के पास तो ये बढ़िया तरीका निकाल लिया है ना कि महिलाओं के खाते में पैसा दो और वोट ले लो। तो क्या बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी यही खेल होने वाला है? बंगाल में तो इसलिए नहीं होगा कि ये काम प्रांतीय सरकारों के सहयोग से होता है जी। तो वहाँ के प्रांतीय सरकार उनकी नहीं है, तो इसलिए वहाँ तो नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में को वो लोग जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो लोग जो भी हो सके वो करेंगे। लेकिन फिर भी जनता मान लीजिए जागरूक है, कहीं कहीं मामला बिगड़ जाता है, इतिहास बार बार नहीं दोहराया जाता है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, देहाती किस्सा है। जी जी। तो जनता जागरूक है। आने वाले समय में इस बार समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, मूड है जनता का। अच्छा, एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी या आप आश्वस्त हैं? हाँ, बिहार में चुनाव हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव से कहे कि हमको अलायंस में मिला लो, उन्होंने नहीं मिलाया, ठीक। 6 सीटों मांग रहे थे, उसके बाद से इन्होंने नहीं मिलाया, न सीट दिया, अलायंस गठबंधन से इनको दूर रखा। अख्तरुल ईमान जो उस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वह ढोल नगाड़ों के साथ राबड़ी आवास के बाहर टू स्टैंड रोड पे जाके अच्छा खासा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने वहां प्रेजेंटेशन दिया कि मुझे मिलाओ गठबंधन में। उसके बाद भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला आरजेडी की तरफ से। क्या जिस तरह से वोटों का वहां बटाधार हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो MIM है 5 सीटों पे जबरदस्त जीत दर्ज की, वो 6 सीट मांग ही रहे थे। अगर वह जीत जाते बीजेपी के साथ तो जाते नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर वो गए तो जो ये चल रहा है समाज में परसेप्शन की वो बीजेपी के बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी उसी दिन मिट जाएंगे। तो मिलाने में दिक्कत क्या थी तेजस्वी यादव को? समान विचारधारा के अगर आपके हैं तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी वहाँ अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे जी, अलायंस लड़ रहा था जी। स्वतः निर्णय करने का अधिकार उनको नहीं था। वहाँ निर्णय भाकपा माले थे, कांग्रेस पार्टी थी, और वो सुपौल वाले जो गुप्ता जी हैं VIP क्या बोलते हैं, सासाराम के, हाँ, उधर वाले उनकी पार्टी थी। भाकपा में 2 ग्रुप है, एक भाकपा माले और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोग थे। तो निर्णय तेजस्वी यादव जी अकेले नहीं कर सकते थे, पहला। दूसरा, जैसे आप आए हमसे बात करने के लिए तो हम बैठ गए, आपसे बातचीत हो रही है, ठीक ना। तो हमारे बातचीत करने का तरीका है। अब हमारे घर के पीछे कोई रविंद्र नगर से उधर से चले ढोल तमाशा लेकर के वहाँ ढोलकाए लिए कि मुन्ना यादव से हमको मिलना है, तो वो तरीका ठीक नहीं था। तरीका होता है बातचीत करने का। और उनके जो अलायंस की 4 टीमें थी, जिस गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे थे,
उस गठबंधन के तहत ओवैसी साहब को खुद बात करना चाहिए कि ओवैसी साहब छोटे नेता नहीं है, राहुल गांधी जी से सीधे उनको बात करना चाहिए था कि इस गठबंधन उनको मिलाई जी। ऐसा नहीं हुआ, हालांकि तालमेल उन लोगों का नहीं हुआ, तो उन लोग समझे उसमें हमको क्या करना है, ना हमारा कोई उसमें मुद्दा है, लेकिन ये है कि मतलब उन लोगों को ऊपर से लेवल से ही बातचीत करना चाहिए। मुकेश साहनी को 15 सीट दिया गया था। मुकेश साहनी गठबंधन में नेता थे। पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि किसी मुसलमान को आपने भी टिकट नहीं दिया है, तो मुकेश साहनी का जवाब था कि ये कोई मूवी का टिकट है, ये सिनेमा का टिकट बांट रहे हैं हम कि किसी को दे दें। मतलब मुसलमान सिर्फ सिनेमा का ही टिकट खरीद सकता है, ये उनका बयान सही था? नहीं, ये बयान अब उनके बारे में हम क्या कहें। मुकेश साहनी अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना एजेंडा, अगर मान लीजिए उनका सही काम रहता, सिस्टम सही रहता, तो 15 में 5 सीट जीतते, कहीं जीते नहीं जीते। हाँ? नहीं जीते। तो उनको पकड़, राजनीतिक उतना पकड़ नहीं चाहिए, क्या किसको टिकट देना वहाँ के मुसलमान ने उनको सिनेमा दिखा दिया। हाँ, किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना, उनको जब नहीं जानकारी है तो ग्राउंड लेवल पर काम इस तरह का बयान भी तो ठीक नहीं है। आप नहीं दिए हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं ठीक है, लेकिन बयान तो दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता था। हाँ, उसको दूसरे मुसलमान सिर्फ सिनेमा का टिकट देखने के लिए है। चलिए, कहीं आपको ज्यादा घमंड हो, कोई बात हो जाए तो उसका नुकसान हम थोड़ा उठाएंगे। तो इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा, क्योंकि गठबंधन में थे ना। उनका बयान का मतलब कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्य पार्टी थी आरजेडी। हाँ, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी। और वहाँ एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, जैसे पप्पू यादव लालू यादव के पक्ष में हमेशा बात किए और आरजेडी के साथ खड़े रहे, लेकिन वो आरजेडी में नहीं रहे, कांग्रेस में थे। एक चीज देखिए आप, बिहार में जिस तरह से लालू यादव ने बेगूसराय से कन्हैया कुमार 2019 में चुनाव लड़े थे, पप्पू यादव पूर्णिया से दावेदारी कर रहे थे। 2019 में दूसरे नंबर पे कन्हैया कुमार थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे, और वहां गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी उस चुनाव में था। ठीक, और आपको मैं बता दूं, जीतन राम मांझी ने कहा था, उस समय गठबंधन में थे, जीतन राम मांझी ने कहा था तेजस्वी यादव से कि हम लोग अपना गठबंधन का कैंडिडेट वापस कर लेते हैं। गठबंधन के कैंडिडेट थे तनवीर हसन, वहां के उस समय एमएलसी थे। हालांकि उनकी गिनती हो नहीं रही थी, लेकिन अच्छा खासा 2 लाख वोट वो भी उठा ले गए गठबंधन के नाम पे। ठीक, तो तेजस्वी यादव वहां पे अपना कैंडिडेट उतारते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था, वो भी बीजेपी से ही लड़ रहा था, और आप बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। वहां अगर कैंडिडेट जीतन राम मांझी की बात मानकर अगर आप उठा लिए होते, हो सकता था कि कन्हैया के पक्ष में वो सीट निकल गया होता, गिरिराज सिंह चुनाव हार जाते। क्योंकि गिरिराज सिंह का जो फिगर है भारत में, बिना पाकिस्तान और बिना आतंकवादी शब्द कहे उनका कोई बात पूरा नहीं हो पाता है। ठीक, हमेशा वो मुसलमानों को पाकिस्तानी भेजने की बात, जब भी मतलब कोई मीडिया वाला कुछ पूछा तो उसमें मुसलमान पाकिस्तान जरूर रहेगा। हाँ, ठीक, अब रह गई बात, उतने बड़े लीडर से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कन्हैया कुमार कांग्रेस में वो व्यक्ति है, पप्पू यादव कांग्रेस में है, पूर्णिया सीट। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पूर्णिया और बेगूसराय जो लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने अपने खाते में कर लिया अलायंस के माध्यम से, ताकि वहां कांग्रेस का कोई नेता या तो पप्पू यादव भी, ऐसे नेताओं का लड़ना चुनाव बहुत जरूरी है, और ऐसे नेताओं का हारना भी ठीक नहीं है। कन्हैया कुमार एक चेहरा था कांग्रेस का, पप्पू यादव एक चेहरा थे, ये दोनों लोग चुनाव न लड़ पाए तो बेगूसराय और पूर्णिया सीट दोनों आरजेडी के खाते में ले ली गई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के समकक्ष कोई बिहार में नेता तैयार हो? हम देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं, उन लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पप्पू यादव भी बिहार में एक जिम्मेदार और मजे आए नेता हैं, जिनको पूर्णिया से लेकर के वहाँ के अगल बगल की जनता ने कई बार सांसद सदस्य बनाया, निर्दल बनाया, और हर मुद्दों पर पप्पू यादव जी पूरी मतलब मजबूती से खड़े रहते हैं। तो उनका पप्पू यादव का तो वहाँ अब उनके बारे में देखिए, साफ बात है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी। अगर जो आप बात कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं, तो वहाँ की जनता सहमत थी पूर्णिया की, तभी तो उनको लोकसभा में निर्दल जिताई है जी। हाँ जी, तो जो लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगी उसको सीधे उठा लेगी, जिसको नहीं चाहे जिसको सीधे जमीन में बैठा देगी। जी नेताजी, अब आप देखे हैं बड़े बड़े नेता लोगों को उठते हुए, अब बड़े बड़े नेता लोगों को डूबते हुए, सबको देखते किया है। और ये काम तो बीजेपी में बहुत बढ़िया होता है, जिसको बीजेपी ऊपर बढ़ाती है उसको बहुत जल्दी वो हासी पे भेज देती है। बीजेपी का भी अब समय जाने वाला है, बहुत समय नहीं रह गया, हर चीज का एक टाइम होता है।
उनको जो भी अत्याचार, अन्याय, जुल्म, ज्यादती करना था वो सब कर लिए। अब उनका समय जाने वाला है। समान विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के लोगों की अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में समय आ रहा है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 200 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर 200 सीटों पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होगा और नुकसान समाजवादी पार्टी को होना होगा? लड़ने के लिए लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में आप देखे होंगे कि हर सीट से एक आदमी एमएलए होता है। कहीं पर 50 कैंडिडेट, कहीं पर 30 कैंडिडेट, कहीं 20 कैंडिडेट, कहीं 14 कैंडिडेट। लोकतंत्र है, जब बाजा उसका बज जाता है चुनाव का तो लड़ने वाला आदमी मानता थोड़ा है, परिणाम जो भी हो लड़ता है। ओवैसी को मिलाया जा सकता है या तालमेल किया सकता है एमआईएम से, जिससे बीजेपी को हरा सकें? ये तो पार्टी तय करती है कि किससे हमको गठबंधन करना है, किससे नहीं गठबंधन करता है। हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता है। हम लोगों की हैसियत, आप अपनी राय रख सकते हैं ना, नहीं, चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए। हम लोगों की हैसियत नहीं है कि हम अनाप जनाप कुछ बोले। पार्टी चला, पार्टी का एक कमेटी है, सिस्टम है। पार्टी जानती है किससे हमसे अलायंस रखना है, कांग्रेस रखना है, किससे रखना है, किससे नहीं रखना है, और अकेले लड़ना है कि तो पार्टी तय करती है। पार्टी की पैनल है, मीटिंग होती है, उसमें तय होता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसको हमको बोलना भी ठीक नहीं है किसी मुद्दे को। मान लीजिए पार्टी से बड़े नहीं कोई है, पार्टी सबसे बड़ा है। पार्टी जो तय करेगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग तो कई बार अलायंस में हम कभी देखिए कांग्रेस के अलायंस में सीट मिली थी, कई बार से हो रहा है। तो इससे चलता रहता है, जिसको मिलता है उसका आदमी मदद करता है। अभी 22 के चुनाव में जनवादी पार्टी को अशोक चौहान जी को मिला था खड्डा से, तो उसका भी हम लोग मदद किए, प्रचार किए। ऐसा नहीं है, जो पार्टी तय कर देगी उसका तो सब लोग मानवे करेंगे। महंगाई पे क्या बोलेंगे? महंगाई आप देख ही रहे, हर सामान महंगा होता चला जा रहा है। अब तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है ना, अब तो और सामान महंगा हो जाएगा। हाँ, तो महंगाई पर पूरा देश देख रहा है कि आज कितने सामान, सब चीज़ महंगा हो गए। जैसे मान लीजिए कि अभी सिलेंडर का दाम ऊपर आ दिए तो 1200 कर दिए, 950। लेकिन बात 950 1200 की नहीं है, बात ये था कि सिलेंडर कहाँ था जब ये लोग आए। 450 था। हाँ, और कहाँ जाकर पहुँचा दिया, कहाँ रोक दिए, कह रहे हम आपको छूट दे दिए। कोई छूट नहीं हुआ। इतना 4.5 से 12.5 तक पहुँचाए, 9.5 पर दे रहे हैं, कोई छूट नहीं हुआ। समझने का फर्क है। सारे विभागों में तमाम रिक्त पद है। हाँ, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। नौजवान पढ़ लिख के वैकेंसी का प्रतीक्षा कर रहा है। ये सरकार कहाँ सोई हुई है? देखिए, हर चीज़ का समय होता है। हम आपसे बताया ना, समय होता है। इन लोगों का समय जा रहा है। नौजवान आज जिस दुर्दशा का शिकार है, कितने बच्चों की उम्रें खत्म हो जा रही है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, सब लोगों ने पूरी ठगने का काम कर रहे हैं और किसी को रोजी रोटी मिले इसका कोई सार्थक पहल नहीं हो रहा है। आने वाला समय में सब पता चल जाएगा। इन लोगों को विदाई तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भारत में हाँ, बांग्लादेश और अमेरिका ये सबका डील हुआ है। तो इसमें जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें अमेरिका ने बांग्लादेश पे 19% टैरिफ लगा दिया, भारत पे 18% लगा दिया। भारत ये ढिढोरा पीट रहा है। यहाँ जो भी लोग हैं भारत में, जो भाजपा और सरकार के जो लोग हैं, इन लोग का कहना है कि भाई बांग्लादेश को तो 19% लगवा दिए, बांग्लादेश को कैप्चर में ले लिया है। लेकिन बांग्लादेश को यह भी तो तय हो गया कि आप जो सामान बेचेंगे 18% महंगा बिकेगा। बांग्लादेश का माल अगर वो कच्चा माल खरीदता है अमेरिका से और वो मैन्युफैक्चर करके अगर अमेरिका में बेचेगा तो 0% टैरिफ विदाउट टैक्स का वो सामान वहां बेचेगा, तो वो आपसे कच्चा माल क्यों खरीदेगा? तो आपसे तो कच्चा माल भी अब नहीं खरीदेगा। ठीक। और अमेरिका में आपका माल जाएगा तो 18% महंगा मिलेगा, तो कोई अमेरिकी आपका सामान नहीं खरीदेगा। तो बांग्लादेश का वहां ले जाएगा तो उसका 0% पे बिकेगा। तो बांग्लादेश जीत गया कि आप जीत गए? हाँ, बांग्लादेश जीत गया ना। अब बताइए, तो यूपी की छोड़ दीजिए, पूरे भारत की टेक्सटाइल कंपनियां जो हैं, अब हमारा कच्चा माल बांग्लादेश नहीं खरीद, बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्टर था, वो इंपोर्ट करता था हमारे भारत से, अब वो खत्म हो गया। अब जो सामान बांग्लादेश खरीदता था वो अब नहीं खरीदेगा, हम बाहर बेच नहीं सकते हैं, हमारी जो टेक्सटाइल कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी, महंगाई कहां जाएगी? महंगाई तो बढ़ेगी ना। बढ़ेगा ना। हाँ, सरकार के चाहे देश की नीति हो चाहे विदेश की नीति हो, सब के सब गलत है और उसमें कोई उनका अच्छा, अपने देश के नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे हमारा भारत बटे ना? जो इस समय माहौल बनाया गया है भारत में, उधर बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया,
चाइना हमारे खिलाफ पड़ा हुआ है, श्रीलंका में हमारे खिलाफ काम हो रहा है, वहाँ चाइना बंदरगाह डेवलप कर रहा है, तो चाइना के इशारे पे वहाँ काम हो रहा है। बांग्लादेश ISI के इशारे कब्जे में आ गया, हमेशा से हमारे साथ रहा है। ठीक, अब देश में भी सिविल वार जैसे कंडीशन बना कर रखे हुए हिंदू मुस्लिम का, इससे देश बटेगा? देश हमारा सुरक्षित है कि असुरक्षित है? नहीं, देश सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके आप कानून और संविधान की जो व्यवस्था देश में है इस हिसाब से अपना काम करिए और मेहनत करके चाहे जिस भी काम में जा रहे हो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें और देश की तरक्की और प्रगति में अपना सहयोग करें, ये हम नौजवानों से कहना चाहते हैं। आप देख रहे थे राजेंद्र यादव मुन्ना जी को। नमस्कार।